गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। स्पेशल रेफरेंस हमने लिया था वहाँ पर PBR322 का। ओके, आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने PUC के बारे में जानना चाहा है कि सर व्हाट इज़ PUC। तो PUC स्टूडेंट्स, PUC 19 होता है। ये भी एक प्रकार का प्लाज्मिड वेक्टर है बेसिकली। और ये जो है, जैसे हमने पिछली बार PBR322 के बारे में बात की थी, PBR322 वहाँ पर डिनोट कर रहा था प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिग्स को, उसी प्रकार से PUC यहाँ पर स्टैंड करता है प्लाज्मिड, और UC को हम यहाँ पर शो करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्लियर। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि दो सेलेक्टेबल मार्कर जो है PBR322 के केस में जो है, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को शो कर रहे थे। दो एंटीबायोटिक जो यहाँ बेसिकली जो है, यहाँ पर जो इसकी साइट्स थी। अब हम यहाँ पर जो है, अगर मैं किसी एक को यहाँ से हटा करके यहाँ पर LEGZA एंजाइम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो ये जो बेसिकली हमारा जो ये जीन है, जो कि LEGZA इसको मैं लिख रहा हूँ, ये क्या कर देता है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा PUC 19 प्लाज्मिड वेक्टर है। ओके, अब अगर मैं बात करूं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल बेसिकली क्या है, ये एक होस्ट सेल है। इसके अंदर हमने इस DNA में हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस फॉरेन DNA से हमने ये इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। यानी कि ये कैसे ये DNA जो है हमारा इस सेल के अंदर जाए। ठीक है, हम बेसिकली बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे थे अभी तक। अब हमारी ये सेल प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, कोई फंगल सेल भी हो सकती है ना, यानी कि यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। तो हमें इसके अंदर इसको डालना है बेसिकली। तो वहाँ पर तो हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे, हम लोगों ने प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर मैं इसके डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करूँ, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं वेक्टरलेस, यानी बिना किसी वेक्टर के हम जब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस DNA में है, उस DNA को इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस अगर हम करेंगे तो इसको हम वेक्टरलेस ट्रांसफ़र कह देंगे। ओके, लेकिन ये इतना इजी है नहीं। इसके पीछे कारण क्या है कि DNA आपको पता है कि ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता है कि इसका नेचर एसिडिक होता है। और एक इम्पॉर्टेंट इसका अगर मैं कैरेक्टर यहाँ पर लिखूँ तो ये जो है हाइड्रोफिलिक नेचर इसका होता है। ठीक है, और हमारी जो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, आपको पता है कि ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इसकी जो बाइलेयर इसमें बनी होती है, ये बेसिकली इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये किसी ऐसे पार्टिकल को अंदर जाने को परमिट करेगी जो क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा। तो फिर ये कहानी यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगी, ये जो हमारी जो प्रॉब्लम थी, इसी को हम कह देते हैं कि हमारा ये जो होस्ट सेल है, इसके अंदर हमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि बेसिकली सक्षम, मतलब किसी सेल को हम सक्षम बनाना है हमने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप द टेंडेंसी टू टेक अप दिस फॉरेन DNA इनसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि इसको अपने अंदर वो टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, या इस तरह के तरीके जो है वहाँ पर ईजाद करने पड़ेंगे जिसके द्वारा ये जो फॉरेन पार्टिकल है, ये जो फॉरेन DNA है, ये इस सेल के अंदर आ जाए। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हमारा DNA जो है जिसके अंदर एंटर करेगा, वो होस्ट सेल हो सकता है कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो, या वो हमारी यूकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, तो बायोटेक में हम जो है इन दोनों प्रकार की सेल का जो है यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है आपने देखा ही है कई बार कि हम बैक्टीरिया का यूज़ कर रहे थे बहुत अधिक मात्रा में। उस बैक्टीरिया में भी हम लोग ज़्यादातर हम E. coli को यूज़ कर देते हैं। E. coli आपको पता है एशेरिशिया कोलाई है, एक बैक्टीरिया है, और इसको हम बायोटेक बैक्टीरिया भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है, आप लोग पूछेंगे सर हम हमेशा E. coli को ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं। तो E. coli को यूज़ करने के पीछे जो कहानी है वो इसलिए है बेटा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो ये बेसिकली E. coli है, वो E. coli क्या है, इसके अंदर जो है रैपिड ग्रोथ जो है पाई जाती है।
इसकी जो टेंडेंसी है वो रैपिड ग्रोथ की है। और दूसरा जो कैरेक्टर है, रैपिड ग्रोथ तो और जो बैक्टीरियाज हैं उनमें भी होगी, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन को एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है, हाई लेवल ऑफ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस और एक्सप्रेस द प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट में जो पूरा बायोटेक का जो हमारा जो एक फिनिशिंग पॉइंट है वो क्या है कि हमें डिज़ायर्ड जीन से डिज़ायर्ड क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो या कोई और प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो वो जो एक्सप्रेस करने की जो कैपेसिटी है, आप लोगों ने जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है डिटेल में, तो उसके द्वारा आपको पता है, तो वो टेंडेंसी इसके अंदर होती है। तो इसीलिए ई कोलाई को हम लोग बायोटेक बैक्टीरिया भी कई बार कह देते हैं, और इसकी खासियत है। अब हमारी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारी प्लांट सेल हो सकती है या एनिमल सेल हो सकती है, या वहाँ पर हम लोग किसी फंगल सेल के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ईस्ट सेल को। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे इसमें जाकर के कि वो जो नेचर था, हम ये कह रहे थे कि हमारा जो डीएनए है, आपको पता था, हमने अभी कहा था कि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, और जबकि हमारा जो सपोज अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो उस सेल के अंदर, ये अगर बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर इस डीएनए की एंट्री किस प्रकार से होगी। ठीक है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स का हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं, केमिकल मेथड्स हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो फर्स्ट केमिकल मेथड है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, पहली मेथड्स को हम कह देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर्मेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या कर देते हैं, हम कैल्शियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, या आपको पता है कि कैल्शियम क्या है, वो बाइवेलेंट आयन है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, बेसिकली जब हम इसका यूज़ कर देते हैं तो ये सेल को ज़्यादा रिसेप्टिव बना देता है। ठीक है, यानी कि इस सेल की जो परमेबिलिटी है उसको इंप्रूव कर देता है। इसमें पोर फॉर्मेशन हो जाते हैं। इन पोर्स को हम कह देते हैं ट्रांजिएंट पोर्स। ट्रांजिएंट पोर्स यानी कि ये पोर फॉर्मेशन होगा, बट एक बहुत शॉर्टर टाइम के लिए जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, और जब हम जो है इसको इस सॉल्यूशन में जाकर के जो है रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक इफेक्ट दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं IHI इफेक्ट। ठीक है, अभी IHI यानी कि I का मतलब यहाँ पर आइस से है। हम उसके बाद इस सेल को जो है हमारा जो बेसिकली जिसमें हमारा जो अटैच है डीएनए का पार्टिकल, उसको आइस में रखते हैं। उसके बाद इमीडिएट इसको जो है हीटिंग इफेक्ट देते हैं हम लोग। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर वहाँ पर रखा जाता है, और फिर इसको जो है, यानी कि सेल को, हमारी जो सेल है उसको हम डिफरेंट जो है कंडीशन से गुजारते हैं। इससे जो होता है वो सेल के अंदर क्या होता है, ट्रांजिएंट पोर फॉर्मेशन होता है, और इमीडिएटली हमारा जो है, मतलब ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, वो चला जाए या ना चला जाए इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये टेक्निक हमारी, इसको हम केमिकल टेक्निक कह देते हैं। एक और टेक्निक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये फिजिकल टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, यानी कि जो हम आपकी जो सेल है उसको जो है हाई वोल्टेज जो है वहाँ पर जो है शॉक दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं बेसिकली। ठीक है, और उसमें जो है पोर फॉर्मेशन होता है, ये भी बहुत थोड़े समय के लिए होता है। उस प्रकार से जो है सेल इसके अंदर जो है इंजेक्ट कर जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं कि हम जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना पाते हैं। वो है नंबर एक और टेक्निक जो है वो है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेथड, इंजेक्शन तो आपको पता है। ठीक है, अब हम इसको बहुत, क्योंकि माइन्यूट लेवल पर कर रहे हैं, इसमें हम माइक्रो पिपेट का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारा अगर सेल है, ये माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड है बेसिकली ये जो है ये एनिमल सेल के में जो है यूज़ की जाती है। इसमें हम माइक्रो पिपेट इस प्रकार का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको सक करते हैं, और ये क्या करता है, ये माइक्रो पिपेट क्या करेगा, इस सेल को होल्ड करता है, इसको पकड़ के रखता है। और एक दूसरा माइक्रो पिपेट से फिर हम क्या कर देते हैं, अगर इस प्रकार की माइक्रो पिपेट है तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रेशर जो है क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है या जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं कह रहा हूँ GOI, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जो है इसको इंजेक्ट करते हैं इस प्रेशर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है प्रेशर बिल्डिंग जो असेंबली लगी होती है, और ये डायरेक्ट जो है जा करके उसके सेल में जा करके
अटैच हो जाता है। तो ये माइक्रोपिपेट यहाँ पर यूज़ की जाती है बेसिकली। इसको इससे हम सेकंड होल्ड कर रहे हैं और इसके द्वारा हम जो है हमारा डिज़ायर जो जीन है, जो हमारा डीएनए है, उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको बोल देते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ठीक है, एक और मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में कई बार आती है, इसको बोल देते हैं जीन गन या कई बार शॉर्ट गन या कई बार बायोलिस्टिक मेथड भी कह देते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या किया जाता है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली किसके, यहाँ पर जो है गोल्ड और टंगस्टन को यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। गोल्ड AU आपको पता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपको पता है 79 होता है, और टंगस्टन जिसको मैं W से शो करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो 74 है, 74। तो इनके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनके माइक्रो पार्टिकल जो पार्टिकल, सपोज ये इनका माइक्रो पार्टिकल है, तो इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं हम, हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको लगा देते हैं इस प्रकार से। और फिर से वही बात यहाँ पर जाकर के कि प्रेशर मेंटेन करके जो है किसी असेंबली के द्वारा इसको जो है हम लोग शूट करते हैं। और एक लिमिटेड हमारा जो प्रेशर, क्योंकि हमारा जो प्रेशर होगा इतना होना चाहिए कि हमारी जो सेल के अंदर जहाँ ये हमारा ये पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है बेसिकली, वो प्रेशर इतना ज़्यादा ना हो कि वो जो है इसके न्यूक्लियस से बाहर निकल करके इधर चला जाए। ठीक है, या वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ही रह जाए, उसको इस न्यूक्लियस में जाना है। ठीक है, तो इसको जो है ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर जो है कंडीशंस जो हैं सारी की सारी ये कंट्रोल जो है उसमें होती है। क्लियर हो गया? तो ये हमारी टेक्निक्स है बहुत प्रकार की, जिसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, हमारा जो होस्ट है इसे कॉम्पिटेंट बना देते हैं। इसके अंदर इंजेक्ट करने के तरीके हैं हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसे। ठीक है, एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो हमारा एक होता है, इसको हम कह देते हैं डिसआर्म पैथोजन वेक्टर इंसर्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने TI प्लाज्मिड के बारे में पिछली बार पढ़ा था। TI बेसिकली क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होता है इसके अंदर। ठीक है, इस प्लाज्मिड जो है बेसिकली ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जो होता है जीन होता है। बेसिकली आपको ये पता है कि एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, ये जो है प्लांट्स के अंदर क्या कर देता है, क्राउन गॉल डिजीज़ पैदा कर देता है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका इसका जो प्लाज्मिड होगा, इसको मैं TI प्लाज्मिड कह रहा हूँ, इसके अंदर ये वाला जो जीन है ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे ही ये जो है किसी प्लांट सेल के अंदर जाता है तो उस प्लांट सेल के DNA में ये DNA जा कर के अटैच होता है बेसिकली, और फिर क्या कर देता है, ये इस पूरी सेल को कैप्चर कर देता है और इसके सेल के बाहर से क्या कर देता है, इस प्रकार से वॉर्ड टाइप के बना देता है, यानी कि इसको हम क्राउन गॉल कई बार कह देते हैं, और पूरा जो है इसको कवर कर लेता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने इसकी ये आर्म जो है वो काट देनी है। ठीक है, अब अगर हम वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिजीज़ पैदा करने के इस प्लांट सेल के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस जीन को यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर अपना जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि जैसे ही ये आपका जो जीन है, ये आपका जो बेसिकली इसके अंदर जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या है बेसिकली इस TI प्लाज्मिड की, क्या करेगा, ये इस प्रकार से जो है मल्टीपल कॉपी फॉर्मेशन करेगा। तो वहाँ पर जो है अभी तक जो हमारी डिजीज़ कॉपी हो रही थी, यानी कि उसका जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, वो हमारे डिज़ायर्ड जीन का होगा। तो इस प्रकार से हम इसका जो है वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं होस्ट को जो है कॉम्पिटेंट बनाने की। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि हमारा जो बायोसिंथेटिक फेज़ जो चल रहा था अभी तक पूरा का पूरा, जो हम जेनेटिक टूल्स यूज़ कर रहे थे, उसका लास्ट फेज़ था या जो आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ बायोरिएक्टर्स, इसको हम फर्मेंटर्स भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा फिर ये हमारा जो है अप स्ट्रीम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम डिज़ायर प्रोडक्ट को जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने की बात करेंगे, उसको सेपरेट करने की बात करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, और फिर बाद में जा कर के उसका क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के हिसाब से तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स को एक बार देख लीजिए, कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच।